बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक अपनी नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो पीएचडी के या रिसर्च डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे हम इसमें कुछ डिस्कशंस शामिल करेंगे, कुछ बड़े यूज़फुल रिसोर्सेज के बारे में उन्हें बताएंगे। अगर बुनियादी वन लाइनर इस पूरे लेक्चर सीरीज़ का बताऊं तो आप किस तरह एक कामयाब पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। तो अब कामयाबी का जो मेयार है वो पाकिस्तान में पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ और होता है, जो इंटरनेशनल पीएचडी लोग कर रहे होते हैं उनके लिए कुछ और होता है। लेकिन पीएचडी में एक चीज़ हर जगह पे कॉमन है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है और बहुत लंबे अरसे तक वो एक ही काम करना होता है। तो जो पहला सबसे बड़ा चैलेंज आपको अपनी पीएचडी को चूज़ करते हुए पेश आता है कि पीएचडी का दाखिला कहाँ पे लिया जाए, पाकिस्तान में पीएचडी करनी चाहिए हमें या पाकिस्तान से बाहर हमें पीएचडी करनी चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इस पे अपनी राय का इजहार करूं तो आप वो पीएचडी चूज़ करें जो आपके जो रियल आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो आपकी फैमिली बाइंडिंग्स हैं या जो आपकी जॉब कंडीशंस हैं वो उनमें फिट इन होता हो। तो लोकल पीएचडी या फॉरेन पीएचडी दोनों में क्वालिटी वाइज तो बहुत सारा फ़र्क है, लेकिन डिग्री वाइज इनमें कोई फ़र्क नहीं है अगर आपने पाकिस्तान में काम करना है तो। और अगर आपने पाकिस्तान से बाहर काम करना है तो नो डाउट लोकल पीएचडी में और इंटरनेशनल पीएचडी में ट्रेनिंग की हद तक क्वालिटी वाइज काफ़ी डिफरेंस मौजूद है और टेम्परामेंट के लिहाज से भी इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस मौजूद है। तो खैर वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, तो हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर आ जाते हैं। तो आपने जो पीएचडी का डिसीजन लेना है, पहला डिसीजन तो कहाँ पे डिसीजन लेना है, आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें। और जो दूसरा अहम पैरामीटर कि आपके पास वो पीएचडी करने के लिए टाइम कितना है। कुछ लोग 3 साल में पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ मतलब मिनिमम टाइम 3 साल ही होता है, फिर 5 साल होता है, फिर 7 साल होता है और फिर 10 या 12 साल में भी कुछ लोग पीएचडी करते हैं। तो इसमें अगर मैं अपनी राय दूं तो 3 साल वाले भी डॉक्टर ही कहलाते हैं, 5 साल वाले भी डॉक्टर ही कहलाते हैं और 7, 8, 10 साल वाले भी डॉक्टर ही कहलाते हैं। इट डिपेंड्स कि आप अपनी पीएचडी को कितना टाइम देते हैं। अगर आप फुल टाइम पीएचडी को टाइम देते हैं तो आप इंशाल्लाह 3 साल में पीएचडी कर लेंगे। उसमें कुछ मुल्कों की अपनी कंस्ट्रेंट्स भी हैं कि वो 5 साल से पहले कुछ मुल्क डिग्री नहीं देते, कुछ 3 साल के बाद डिग्री दे देते हैं, कुछ 7, 8 साल तक भी। और दूसरा सुपरवाइज़र की चॉइस कि ऐसा सुपरवाइज़र आपने चूज़ करना है जो आपके टॉपिक या डोमेन के मुताबिक आपको सूट करता हो या उसका टॉपिक या डोमेन आपके जो इंटरेस्ट है उसके साथ मैच करते हो। दोनों कंडीशंस में दोनों का इंटरेस्ट मैच करना असल में ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट आपने हमेशा ज़हन में रखना है। तीसरा टॉपिक की चॉइस, तो जब आप सुपरवाइज़र चूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली आप टॉपिक भी चूज़ कर लेते हैं। तो आपने स्टूडेंट ने उसी सुपरवाइज़र की डोमेन के अंदर ही टॉपिक को चूज़ करना होता है जिसके ऊपर उसने रिसर्च करनी है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम देती है जिसमें आपने अपना टॉपिक जो है वो चूज़ करना होता है। आप मीनवाइल टॉपिक चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अहम टिप मैं ये भी देना चाहूँगा कि बार बार टॉपिक को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपने 3 साल में पीएचडी करनी है तो समझे आपके पास दूसरी दफ़ा टॉपिक चेंज करने का टाइम नहीं है। आपने जो पहला टॉपिक चूज़ किया है आपने उसी टॉपिक के ऊपर ही फिर अपनी पीएचडी को मुकम्मल करना चाहिए आपको। और अगर आप टॉपिक चेंज करेंगे तो वो 3 साल में 6 महीने ऐड कर लें। अगर आपने 2 दफ़ा टॉपिक चेंज किया तो वो 4 साल की पीएचडी हो जाएगी। अगर आपने 3 दफ़ा टॉपिक चूज़ किया तो वो 4.5 साल की पीएचडी। मतलब हर टॉपिक चेंज के ऊपर आपका जो पीछे जितना भी टाइम आप गुजार चुके हैं वो ऑलमोस्ट मतलब इन मोस्ट केसेस वो ज़ीरो हो जाता है। तो जब जिस दिन आप टॉपिक चूज़ करेंगे उस दिन फिर आपका एक नया टाइमर एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा और आप उससे आगे 3 साल आप काउंट करेंगे। तो पहली चॉइस आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, फॉरेन या लोकल। दूसरी चॉइस आपने अपना सुपरवाइज़र चूज़ करना है, आपकी डोमेन के मुताबिक होना चाहिए या आपको उसकी डोमेन के मुताबिक होना चाहिए। और तीसरी चॉइस आपने अपना टॉपिक चूज़ करना है। इसके बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं, वो हर सुपरवाइज़र के अपने होते हैं। तो जैसे ही आप सुपरवाइज़र चूज़ करेंगे तो वो आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं कि आप किस तरह टॉपिक चूज़ करते हैं। अब कुछ जब आपने ये तीनों काम कर लिए तो फिर अब आप हैं और आपके सामने एक लंबा सारा टाइम पीरियड है। और मेरे ख्याल में जो मैं अपनी फ़िलासफ़ी अगर बताऊं तो आप हैं और आपका अल्लाह मियां है और वहाँ पे कोई सुपरवाइज़र नहीं आपके पास होगा।
वो आपको वीकली या बाई वीकली या मंथली एक मीटिंग टाइम देते होते हैं। कुछ सुपरवाइज़र ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं, लेकिन बहरहाल आपको काम करने की आज़ादी होती है। तो पीएचडी का जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हर यूनिवर्सिटी लिखती है कि आपको इंडिपेंडेंट रिसर्चर वो बनाना चाह रहे होते हैं, आप सिंगल हैंडेडली अपना जो साइंस का कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकें। तो सुपरवाइज़र का काम आपको स्पून फीड करना होता भी नहीं है। तो आप ये बिल्कुल, स्टूडेंट्स का पहला गिला ही ये होता है, मेरा भी कभी था लेकिन अब नहीं है, कि जनाब हमें सुपरवाइज़र टाइम नहीं देता। तो वो असल में आपको टाइम ही तो दे रहा है कि आप उसमें अपना काम करके ले आएँ उसको, या कोई आइडिया लेके जाएं उसके पास, तो वो आपको स्पून फीड नहीं करते होते। तो यहाँ पे अब आपने कुछ अपने ऊपर काम करना होता है। और पहला काम जो किसी भी पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक सेटअप करें अपने सुपरवाइज़र्स के साथ मीटिंग्स का स्केड्यूल। वो आप वीकली रखें, आपके लिए मुश्किल होगा वीकली मैनेज करना शुरू में ख़ास तौर पे, या बाई वीकली रखें या मंथली रखें। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मैकेनिज़म्स होता है वो सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र वेरी करता है, लेकिन सुपरवाइज़र सम टाइम जो आमतौर पे एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र होते हैं वो ईमेल्स के ज़रिए कम्युनिकेट करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि उसका एक आपके पास लॉग जो है या बैकअप जो है वो मेंटेन ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। सुपरवाइज़र के साथ ये सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र ज़रूर वेरी करेगा, लेकिन बहरहाल आपने एक रेगुलर मीटिंग्स का स्केड्यूल बनाना है और ये आपके सुपरवाइज़र ने मेंटेन नहीं करना। यू नीड टू बी ऑलवेज रिक्वेस्टेड टू हिम और हर के जी आपका मीटिंग का वो टाइम दें। तो आपका अपना एक स्केड्यूल होना चाहिए और हर दफ़ा कुछ सुपरवाइज़र के पास लेके जाना है, ये नहीं कि बस मीटिंग करनी है। आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन जो काम किया है वो सुपरवाइज़र के साथ जाकर डिस्कस करें, वो उसके ऊपर आपको आपकी इनपुट देगा, कोई टारगेट देगा और उस टारगेट को आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो जनाब सुपरवाइज़र के बाद ये मीटिंग का स्केड्यूल करने के बाद अब आपने एक दूसरा रूल जो कि दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये क्योंकि अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं तो पीएचडी एक 3 साल का या 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा शुरू में करने की कोशिश नहीं करनी। आपने एक नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल जो है वो सेटअप करना होता है। तो इसको हम कहते होते हैं कि डोंट वर्क टू हार्ड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जाके शुरू में जान मारना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, और पीएचडी तो शुरू ही 1.5-2 साल के बाद होनी है, तो आप बहुत इससे फेडअप होके शायद पीएचडी छोड़ ही ना दें। तो बहरहाल आप एक नॉर्मल फ्लेक्सिबल अपना बनाएं स्केड्यूल काम करने का, कि आपने डेली 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। तो इट डिपेंड्स कि आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं, लाइक आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई फैमिली की बाइंडिंग नहीं है, तो ज़ाहिर है आप फुल टाइम काम करेंगे, 8-10 घंटे काम करेंगे और बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालें। ठीक है जी। और पीएचडी को मतलब लाइक अ जॉब आप एक समझें कि आप एक जॉब कर रहे हैं, तो वो आप 9 to 5 काम करें, मंडे टू फ्राइडे काम करें, और बाकी जो लाइफ के बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी आपको इस पे टाइम देना चाहिए। तीसरा जो रूल आमतौर पे हम मुश्किल है लेकिन बहरहाल ये हैबिट का हिस्सा बनाना होता है कि वर्क स्मार्ट, मतलब ज़्यादा काम करें लेकिन कम मेहनत के साथ, और लर्न करें हर दिन या हर हफ्ते नए टूल्स लर्न करें, नई टेक्निक्स लर्न करें, नए डेटाबेसेस जो रिसर्च के ढूंढें। कोई पेपर आप डेली वीकली कोई 1, 2, 3 पेपर उसमें रिसर्च पेपर पढ़ें, और हर काम करने के बाद कुछ ब्रेक लें। ये नहीं है कि एक पेपर पढ़ा तो दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा पढ़ा तो तीसरा शुरू कर दिया, तो वो आपके उसमें टैलेंट में या आपके टेम्परामेंट में उन्होंने फिर कुछ नहीं ऐड करना। और जो भी पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई राइटअप का एक मेथड बनाएं कि जो पढ़ा है उसको लिखना भी है। ये नहीं कि बस पेपर पढ़ दिया तो 3 दिन के बाद वो आपकी मेमोरी में से जो है वो पेपर निकल चुका होगा। तो आपके पास एक कोई अपना राइटअप का मेथड भी जो है वो होना चाहिए। तो पीएचडी में जो सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को पेश आता है ना,
क्योंकि लंबा ये एक टेम्परामेंट चाहिए तो लोग फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका तरीका यही है कि छोटे छोटे चंक्स बनाएं, छोटे छोटे माइलस्टोन बनाएं, हफ्ते के बनाएं या मतलब डेली के बनाएं। जितना छोटा आप चंक बनाएंगे, माइलस्टोन बनाएंगे, आप उतना कम बोर होंगे। और जितना ज़्यादा बोर होंगे, पीएचडी फेल होने की सबसे बड़ी वजह ही उससे बोर होना है। और एक ही टॉपिक पे 3 साल काम करना या 3 साल एक ही चीज़ को पढ़ते रहना, ये काफ़ी हिम्मत और हौसले का काम होता है। और बड़ी नई चीज़ें आपको दूसरे तीसरे महीने नज़र आएंगी जो आपको अपने टॉपिक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो बिल्कुल आपने अपने टॉपिक से आगे पीछे नहीं होना, अपने टॉपिक के साथ नथी रहना है। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड करता हूँ कि हर टॉपिक पे पीएचडी हो सकती है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता कि पुराना हो जाए, या कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता कि वो जनाब उसमें बड़ी एडवांसमेंट हो गई है। तो हर टॉपिक में पोटेंशियल है पीएचडी करने का। तो अपने टॉपिक को कभी पुराना मत समझे, अपने टॉपिक को कभी नया मत समझे। जो टॉपिक आपने चूज़ कर लिया विद द कंसेंट ऑफ योर सुपरवाइज़र, उस पर कायम दायम रहे और वो आपकी पीएचडी करवा देगा। तो ये मत समझें कि जी अब कोई नया टॉपिक लाइक जी आजकल मशीन लर्निंग का बड़ा ट्रेंड है तो मैं भी मशीन लर्निंग कर लूँ, या जी आजकल जी वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बड़े सुनने में आ रहे हैं तो मैं भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे चला जाऊँ। ऐसा करने से सिर्फ आप अपनी पीएचडी का टाइम पीरियड बढ़ा रहे होते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे होते। जो पहले दिन आपने टॉपिक चूज़ किया है, टॉपिक चूज़ करते हुए 2-3 पैरामीटर और भी देखें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट अपना क्या है, कौन सी चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप अच्छी नहीं कर सकते हैं। तो लाइक कुछ लोग नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हैं तो उन्हें नेटवर्किंग में पीएचडी करनी चाहिए। कुछ लोग कोडिंग में बहुत अच्छे हैं तो उन्हें लैंग्वेजेस के अंदर जाके पीएचडी करनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो जनाब लाइक वो इंटेलिजेंट सिस्टम्स तो फिर उन्हें एआई या इन डोमेन्स की तरफ जाना चाहिए। और एक बात मैं मतलब आपको बता दूं कि ये एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें आपस में लिंक हो रही होती हैं। मतलब अगर आप लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं तो एआई तो उसमें भी शामिल हो जाती है, या आप एआई में काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो उसमें भी शामिल हो जाती है। बोर होंगे, और जितना ज़्यादा बोर होंगे, पीएचडी फेल होने की सबसे बड़ी वजह ही उससे बोर होना है। और एक ही टॉपिक पे 3 साल काम करना या 3 साल एक ही चीज़ को पढ़ते रहना, ये काफ़ी हिम्मत और हौसले का काम होता है। और बड़ी नई चीज़ें आपको दूसरे तीसरे महीने नज़र आएंगी जो आपको अपने टॉपिक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो बिल्कुल आपने अपने टॉपिक से आगे पीछे नहीं होना, अपने टॉपिक के साथ नथी रहना है। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड करता हूँ कि हर टॉपिक पे पीएचडी हो सकती है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता कि पुराना हो जाए, या कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता कि वो जनाब उसमें बड़ी एडवांसमेंट हो गई है। तो हर टॉपिक में पोटेंशियल है पीएचडी करने का। तो अपने टॉपिक को कभी पुराना मत समझें, अपने टॉपिक को कभी नया मत समझें। जो टॉपिक आपने चूज़ कर लिया विद द कंसेंट ऑफ योर सुपरवाइज़र, उस पर कायम दायम रहे और वो आपकी पीएचडी करवा देगा। तो ये मत समझें कि जी अब कोई नया टॉपिक लाइक जी आजकल मशीन लर्निंग का बड़ा ट्रेंड है तो मैं भी मशीन लर्निंग कर लूँ, या जी आजकल जी वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बड़े सुनने में आ रहे हैं तो मैं भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे चला जाऊँ। ऐसा करने से सिर्फ आप अपनी पीएचडी का टाइम पीरियड बढ़ा रहे होते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे होते। जो पहले दिन आपने टॉपिक चूज़ किया है, टॉपिक चूज़ करते हुए 2-3 पैरामीटर और भी देखें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट अपना क्या है, कौन सी चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप अच्छी नहीं कर सकते हैं। तो लाइक कुछ लोग नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हैं तो उन्हें नेटवर्किंग में पीएचडी करनी चाहिए। कुछ लोग कोडिंग में बहुत अच्छे हैं तो उन्हें लैंग्वेजेस के अंदर जाके पीएचडी करनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो जनाब लाइक वो इंटेलिजेंट सिस्टम्स तो फिर उन्हें एआई या इन डोमेन्स की तरफ जाना चाहिए। और एक बात मैं मतलब आपको बता दूं कि ये एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें आपस में लिंक हो रही होती हैं। मतलब अगर आप लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं तो एआई तो उसमें भी शामिल हो जाती है, या आप एआई में काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो उसमें भी शामिल हो जाती है। तो इसलिए किसी भी टॉपिक के नाम से मुतासर होने की कम अज़ कम मेरे ख्याल में बिल्कुल भी जो ज़रूरत है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद अगला जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ख़ुद को चैलेंज करें। मैं इसे ऐसे कहता होता हूँ कि ख़ुद को हमेशा चैलेंज करें। पीएचडी करते हुए एक ही चीज़ आपके इंटरेस्ट को हमेशा ज़िंदा रखती है कि वो ख़ुद को चैलेंज दे। और ये आपके सुपरवाइज़र सम टाइम करते हैं आपकी हेल्प इसमें, सम टाइम उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनके आपसे बड़े गोल्स होते हैं जो वो भी बेचारे रिसर्च ही असल में कर रहे होते हैं और उन्हें रिसर्च आती होती है और आपको रिसर्च नहीं आती होती। ये फ़र्क होता है आप में और आपके सुपरवाइज़र में, और उनके इंटरेस्ट बड़ी जल्दी तब्दील हो रहे होते हैं। तो आप तो मैं कह रहा हूँ कि हमने तो अपना इंटरेस्ट चेंज ही नहीं करना।
तो हो सकता है चौथे, पाँचवें, छठे महीने में जाके सुपरवाइज़र का इंटरेस्ट कोई और हो और आपका इंटरेस्ट कोई और हो। तो अब वहाँ पे वो खुद को चैलेंज करें, ये आपको एक पेस देगा, ये आपको एक कमिटमेंट का सोर्स आपके लिए होगा। तो हम इसको, मैं ऐसे कहता हूँ कि अपने लिए कोई पब्लिकेशन करने का क्राइटेरिया सेट करें कि आपने हर 3 महीने के बाद एक छोटा सा पेपर पब्लिश करना है, लाइक कॉन्फ्रेंस का पेपर पब्लिश करना है, हर 6 महीने के बाद एक स्कोपस का पेपर पब्लिश करना है, और साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपने एक इम्पैक्ट फैक्टर या SCI पेपर पब्लिश करना है। तो ये आपने अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं। जब अपना ये प्लान सुपरवाइज़र से डिस्कस करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मोर देन 95 प्रोफेसर्स जो हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट ही करेंगे, कोई भी आपको डिस्करेज नहीं करेगा। हाँ, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि वो आपको कहेगा कि अभी आप पब्लिकेशन मत करें, तो वो उस PhD में आमतौर पे होता है जो कोर्स वर्क के साथ होती हैं। जो कोर्स वर्क के साथ नहीं होती हैं उसमें सुपरवाइजर्स आमतौर पे इस चीज़ को बूस्ट ही करते हैं, इस चीज़ को सपोर्ट ही करते होते हैं। यहाँ पे दूसरा चैलेंज ये हो सकता है कि मीनवाइल बहुत सारे कंपटीशंस यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे होते हैं, उनका पार्ट बने, बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं। आपने कोई पेपर नहीं छापना, कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ जाए, तो आप बहुत सारी नई बातें लोगों से सुन के आएंगे। हाँ, टॉपिक ना चेंज अपना जाके कर लीजिएगा, बाकी बातें सब लोगों की सुने, ये देखिए लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो आपको इससे भी काफ़ी सारी एनर्जी मिलती है अपने इस लंबे टाइम पीरियड को मैनेज करने के लिए। तो इस सारी डिस्कशन में जो एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इस लंबे सारे टाइम पीरियड को मैनेज कैसे करना है, तो इसको मैं एक और नाम देता होता हूँ कि PhD का दूसरा मतलब ही है पेशेंस। आप में जितनी ज़्यादा पेशेंस होगी आप उतने अच्छे रिसर्चर होंगे, और आप जितने ज़्यादा वो बेसब्रे हो जाएंगे आप उतने बुरे रिसर्चर होंगे। तो क्वालिटी वर्क जो है वो टाइम मांगता है, क्वालिटी वर्क जो है वो डेडिकेशन मांगता है, क्वालिटी वर्क जो है वो कमिटमेंट मांगता है। और इन तीनों चीज़ों को आप अगर ज़रा थोड़ा सा डिकोड करेंगे तो इसका एक ही मतलब बनता है पेशेंस। तो पेशेंस, ऑलवेज बी पेशेंट। आपने अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज़ नहीं करना, वेट करना है। तो उसी को ज़रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कहा कि अपने लिए पब्लिकेशन के आप चैलेंज रखें कि मैंने जनाब जो है वो 1 महीने में कॉन्फ्रेंस पेपर छापना है, आप 3 महीने में स्कोपस पेपर छापना है, और 1 साल में मैंने अपना कोई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर छापना है। तो ज़ाहिर है ये बैठे बैठे नहीं छप जाने हैं, इसके लिए भी एक प्रॉपर पूरा प्लान करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें आप इसको अपने आप को चैलेंज पुट करें जो हो सकता है एक आपके लिए। उसके बाद कुछ अच्छी हैबिट्स भी हैं, वो अडॉप्ट करें। PhD में 3 चीज़ें आपको मुश्किल होती है, टाइम को मैनेज करना, फिर आमतौर पे कुछ आप सोशल कम हो जाते हैं। PhD का मतलब ये होता है कि आप थोड़े कम सोशल होते हैं। और तीसरा आपकी हेल्थ, मतलब जितनी ज़रूरी आपकी PhD होती है उतनी ज़रूरी आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना होता है। आपकी फूड हैबिट्स थोड़ी सी आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर PhD करने जाते हैं या इंडिया से बाहर PhD करने जाते हैं तो फूड एक बड़ा चैलेंज होता है। लाइक चाइना में आप, उनकी फ़ूड हैबिट्स हो रहे हैं, आपकी फ़ूड हैबिट्स हो रहे हैं, उनका वेदर हो रहा है, हमारा वेदर हो रहा है। लाइक आप यूरोप चले जाएं, हम USA चले जाएं तो सबसे बड़ा कल्चर का चेंज आ जाता है, तो उसके साथ एडजस्ट करना होता है आपको। तो सम टाइम आपको कुकिंग खुद करनी पड़ेगी, या आपको वो वाली फूड आपके आसपास नहीं मिलेगी जो आप आमतौर पे खाना पसंद करते हैं, या आपकी जो फूड है वो वहाँ पे है ही नहीं है। लाइक जो हम पाकिस्तानी और इंडियन बाहर जाते हैं तो हमें सबसे पहले मसला ये आता है कि बहुत सारे मुल्कों में रोटी जो है वो बेसिक फूड में शामिल ही नहीं है। वहाँ पे राइस ज़्यादा खाए जाते हैं, या वहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा खाई जाती है, या और किसी किस्म की फ़ूड ज़्यादा है, और वो जो नॉर्मल रोटी और वो हम जिसे सालन बोलते हैं वो उनकी फ़ूड हैबिट में ही शामिल नहीं है। तो आपको या तो कुकिंग करनी पड़ेगी, या फिर आपको वो उसके लिए अपने आप को उनके साथ मैच करना पड़ेगा। तो 2-3 महीने तो आप उनकी फ़ूड खा लेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि फिर आपको अपनी जो नेचुरल कल्चरल फूड है आपको उसकी तरफ स्विच बैक करना होता है। तो मतलब ये कुछ हैबिट्स, लाइक आपको कुकिंग सीखनी पड़ सकती है, आपको क्लीनिंग करनी सीखनी पड़ सकती है जो शायद पहले आपने कभी ना की हो, और ऐसे 2-4-6 काम जो पहले शायद आपने कभी ना किए हों आपको करने पड़ सकते हैं। तो इन्हें हम गुड हैबिट्स में रखते हैं कि आपने कुछ नई हैबिट्स जो हैं वो सीखनी है। तो अच्छी चीज़ तो ये है कि उनके कल्चर को जितना आप लर्न कर सकते हैं, लैंग्वेज का कोई बैरियर आपके सामने आ सकता है। लाइक आप अगर फ्रांस में PhD करते हैं, या आप जर्मनी में से PhD करते हैं, या आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से जाके PhD करते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग या वही उर्दू, हिंदी, बंगाली स्पीकिंग लोग मौजूद ही नहीं होंगे। तो आपको
इंग्लिश हमें क्या इंग्लिश आती है या हमें हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज आती होती है, तो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो ज़ाहिर आप उसको डेवलप करने पे कुछ 6-8 महीने आपको लग जाएंगे। तो कम्युनिकेशन ये भी गुड हैबिट्स में शामिल करें कि वहाँ के कल्चर को लर्न करें, वहाँ की लैंग्वेज को लर्न करें, वहाँ के वेदर के साथ खुद को एडजस्ट करें, वहाँ की फूड हैबिट्स के साथ जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं आप करें, या उस इन्वायरमेंट को जितना अपने लिए आप ईजी बना सकते हैं उसको ईजी बनाएं। और अगर आप लोकल पीएचडी के स्कॉलर हैं तो फिर इंजॉय करें, फिर आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सुबह 9 बजे उठा करें और जाके सुपरवाइज़र से कहा करें कि जी आप मेरी पीएचडी जो है वो क्यों नहीं करवा रहे। तो आमतौर पे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, तो मजाक में ये बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगला है कि गेट इन्वॉल्व्ड। इसमें भी 2-4 बातें हैं कि जी कोलैबोरेशंस डेवलप करें, और ये लोकल यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होती हैं। कोलैबोरेशन मीन्स कि आप दूसरे मुल्क या किसी और जो यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है उसके साथ कम्युनिकेट करें, आपके डोमेन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको अपना काम दिखाएं, वो आपको अपना काम दिखाएंगे। कॉन्फ्रेंसेस कोलैबोरेशन का एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है। फिर प्रेजेंट करें अपनी मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जाके खुद को। फिर कुछ साइड प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे करें, कोई अर्निंग कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स की मदद से वो करने की कोशिश करें। फंडिंग्स में जाके अपने प्रोफेसर के साथ मिलके फंडिंग्स को अप्लाई करें। तो ये सारी कोलैबोरेशन के अंदर जो है वो चीज़ें आती हैं। कनेक्शंस बनाएं अपने। रिसर्च इज़ कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने बताया ना, पहला पीएचडी का मतलब सब्र है, तो रिसर्च का मतलब कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन लिख के की जाती है, पीएचडी का मतलब या रिसर्च का मतलब है कि आपने ओरल कम्युनिकेशन इसमें कम होती है, रिटन कम्युनिकेशन। तो राइटिंग के नए तरीके सीखें, ठीक है, और न्यू स्किल्स नो डाउट। और ये पीएचडी का चैलेंज ही सबसे बड़ा होता है कि आपको कुछ नई स्किल्स हर वक्त सीखते रहना चाहिए, नए टूल्स सीखते रहना चाहिए, नया तरीका डेटे को मैनेज करने का, राइटिंग को मैनेज करने का सीखते रहना चाहिए। तो ये आप एक साइड पे करें। और तीसरा 7वां जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम नुक्ता जो है कि अपनी पीएचडी को एंजॉय करें। लोग पीएचडी करते हुए यही समझ लेते हैं कि उन्हें कैद बा मुशक्क़त हो गई है और अब बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं पता नहीं यहाँ से निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा। तो वैसे पाकिस्तान या इंडिया, बंगाल से बाहर जब भी आप बांग्लादेश से जाके पीएचडी करते हैं तो ये एक तरह की कह लें कि कैद ही फील होती है हमें शुरू में, क्योंकि हमें अकेले ये काम करना होता है। यहाँ पे कोई टीम वर्क पीएचडी में नॉर्मली नहीं हो रहा होता। अगर आप किसी अच्छी लैब में जाके पीएचडी करते हैं तो बस वहाँ पे आपको कुछ पीयर्स या आपके साथी मिलते हैं, वो भी बेचारे क्योंकि पीएचडी ही कर रहे होते हैं तो वो आप ही के जितने मजलूम होते हैं। तो कोई आपसे आगे होगा, कोई आपसे पीछे होगा, तो वो कोई एक सिंगल केमिस्ट्री आपकी नहीं उनके साथ बन सकती होती। बस सुपरवाइज़र ने अगर किसी को कह दिया कि इसके साथ मिलके कुछ कर लो तो वो लोग कर लेंगे, अदरवाइज आपको कोई पूछेगा भी नहीं। दूसरा, केमिस्ट्री मैच नहीं होती तो कल्चर भी मैच नहीं होते, फिर लैंग्वेज मैच नहीं होती। फिर जाहिर है हर कोई पीएचडी यंग एज में तो जाके कर भी नहीं रहा होता, तो जिस एज में जाके आप पीएचडी कर रहे होते हैं वहाँ पे कोई फ्रेंडशिप्स भी इतना आसान नहीं होता बननी, तो मतलब आप अकेले ही होते हैं। तो एंजॉय योर पीएचडी। अपनी रिसर्च के हैबिट्स को, अपनी रिसर्च के टेस्ट को, अपनी रिसर्च के टारगेट्स, चैलेंजेस को एंजॉय करना आप शुरू करेंगे। प्लस पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, लिखें जितना लिख सकते हैं। बाकी कोई मूवीज़ देख के खुश होता है तो उसे मूवीज़ देखनी चाहिए, कोई ड्रामा देख के खुश होता है उसे ड्रामा देखना चाहिए। शॉपिंग मॉल्स में आप विंडो शॉपिंग करने जा सकते हैं। तो मतलब कुछ लोग जाके स्विमिंग सीखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, कोई बास्केटबॉल शुरू कर देता है। अपने फ्री टाइम में कहीं ना कहीं उस टाइम को थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कीप इंजॉय योर पीएचडी। तो वीडियो मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं माजरत चाहता हूँ इस बात के ऊपर। तो पीएचडी शुरू करने से पहले जो आपको 5, 6, 7 काम करने हैं उसमें सबसे पहले तो एक रेगुलर अपना मीटिंग्स का स्केड्यूल बनाएं सुपरवाइज़र के साथ। फिर कोई अपना एक स्केड्यूल बनाएं जो जिसमें आपने काम करना है और उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। और वर्क स्मार्ट करें और लर्निंग अपनी जो है वो बेहतर करें। रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक लें। छुट्टी, इसका मतलब है कि जुम्मा, हफ्ता या इतवार में से कोई एक दिन छुट्टी का अपना रखें, उसमें कोई काम नहीं करें। उसके बाद आप पब्लिशिंग के बारे में सोचें। उसके बाद कुछ अच्छी हैबिट सीखें, लाइक कल्चर को लर्न करें, लैंग्वेज को लर्न करें, कुकिंग को लर्न करें, या वट एवर यू लाइक टू लर्न। तो लर्निंग कुछ और कुछ आप इन्वॉल्वमेंट करें, कोलैबोरेट करें। मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फंडिंग्स हैं,
तो वो एक बड़े टारगेट अपने सेट, इंडस्ट्री के साथ भी लोग कोलैबोरेट करते हैं। और सबसे अहम कि इंजॉय करें अपने इस जर्नी को। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। और अगर आप ये सारे कामों में से कोई एक काम भी नहीं कर रहे तो आपको पीएचडी एक बर्डन लगेगा। तो डोंट थिंक कि पीएचडी एक बर्डन है। ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल और एक बड़ा ही लर्निंग वाला सफ़र होता है, इसको इंजॉय करो। ये ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है और ये आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको पीएचडी करने का मौका फराहम किया है। तो इसी नेमत को ही अगर आप फील करें तो आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम अपनी इसी लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट में आपके लिए कुछ और ऐसे यूज़फुल टूल्स के मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि जो आपको पीएचडी करने में हेल्प करेंगे। मुख्तलिफ तरह की स्किल्स के बारे में बताएंगे कि जो आपको पीएचडी करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।